सीआरपीसी में 4 प्रमुख तरह के केसेस दिए गए हैं: सेशंस ट्रायल केसेस, वारंट ट्रायल केसेस, समन्स ट्रायल केसेस और समरी ट्रायल केसेस। सेक्शन 2W सीआरपीसी के मुताबिक जो वारंट केसेस नहीं होते हैं उन्हें समन्स केसेस कहा जाता है, यानी कि नेगेटिव डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं कि वारंट ट्रायल केसेस क्या होते हैं। सेक्शन 2X ऑफ सीआरपीसी के अनुसार वारंट केसेस वे होते हैं जिनमें अपराधों की सजा या तो मृत्युदंड होती है या उम्र कैद हो या 2 वर्ष से अधिक की कैद होती है। इससे जाहिर है कि जिन अपराधों में सजा 2 वर्ष से कम की कैद होगी उन्हें समन्स केसेस कहा जाएगा। समन्स केसेस को शुरू करने के लिए, जैसे कि सभी दूसरी शिकायतें शुरू की जाती हैं, अपनी शिकायत लिखनी होती है। लिखकर उसे सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल करना होता है। जिस दिन मजिस्ट्रेट तारीख देते हैं, आपको उस दिन अपने गवाह और गवाहों से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने होते हैं, गवाही करवानी होती है और जो दस्तावेज आपने दिए हैं उनको एग्जिबिट करवाना होता है। आपकी शिकायत और गवाही और दस्तावेजों इन सब को देखने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि शिकायत किया गया अपराध कारित किया गया है, तो शिकायतकर्ता ने जिसको अभियुक्त बनाया है उसको कोर्ट का समन भेजा जाता है कि आइए और जवाब दीजिए। हर एक अपराध की शिकायत, चाहे समन्स केस हो या वारंट केस हो, इसी तरह से की जाती है। इनकी प्रणाली में अंतर तब से शुरू होता है जब वह अभियुक्त कोर्ट के सामने हाजिर होता है कि साहब आपने समन्स भेजा था, मैं आ गया, अब क्या करना है। तो यहां से इनकी प्रक्रिया अलग हो जाती है। जो समन्स ट्रायल केसेस होते हैं उनमें अभियुक्त के आने पर मजिस्ट्रेट उसको उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की जानकारी देते हैं और सेक्शन 251 सीआरपीसी के अंतर्गत पूछते हैं कि वह अभियुक्त अपनी गलती मानता है या नहीं मानता है। समन्स के साथ क्योंकि शिकायत की कॉपी भी लग गई थी, अतः आरोपी को कोर्ट में आने से पहले ही पता होता है कि उसके विरुद्ध क्या शिकायत की गई है और क्या आरोप लगाया गया है। यदि अभियुक्त अपनी गलती मानता है और प्लीड गिल्टी करता है तो सेक्शन 252 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को दोषी ठहरा देते हैं। और कुछ बहुत छोटे मोटे केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें पैटी केसेस कहा जाता है। इन पैटी केसेस में 1000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। तो जब मजिस्ट्रेट इनको समन्स भेजते हैं 206 सीआरपीसी के अंतर्गत, तो पैटी केसेस के आरोपी को उपस्थित होना जरूरी नहीं होता। वह अपनी जगह से ही कह सकता है कि सर मैंने ये अपराध किया है या मुझसे गलती हो गई है और मेरे ऊपर आप फाइन लगाकर मामले को सेटल कर दीजिए। तो उनकी अनुपस्थिति में ही पैटी केसेस में उनकी अनुपस्थिति में ही सेक्शन 253 सीआरपीसी में उनकी दोष सिद्धि हो जाती है। केवल ये पैटी केसेस ही ऐसे हैं जिनमें आरोपी की अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है, वरना हर एक केस में चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सीआरपीसी के अंतर्गत यदि कार्रवाई चल रही है तो अभियुक्त के सामने ही उसको दोषी सिद्ध किया जा सकता है, उसकी पीठ पीछे नहीं। अब यहां भी जब समन्स केसेस में आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने आ जाता है और यदि वो अपनी गलती मान लेता है तो ऊपर की प्रोसेस हो जाएगी, और यदि वह गलती नहीं मानता है तो फिर मजिस्ट्रेट उस केस में सेक्शन 254 सीआरपीसी में शिकायतकर्ता को अपनी गवाही करवाने के लिए कहेंगे। आप अपना एविडेंस ले आइए। शिकायतकर्ता की एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट किसी भी संबंधित व्यक्ति को गवाही देने के लिए समन्स कर सकते हैं। और हाँ, शिकायतकर्ता जिस भी व्यक्ति को कोर्ट में गवाही देने के लिए समन करवाना चाहेगा, उस गवाह के आने जाने का खर्च उसको जमा करवाना होगा, ताकि वह गवाह जब भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर हो के सामने आ गया हो तो वह खर्चा जो शिकायतकर्ता ने जमा करवाया था उस व्यक्ति को रिलीज किया जा सके। इस तरह से शिकायतकर्ता का पूरा एविडेंस कोर्ट में लिया जाता है, जिसमें उसके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज भी शामिल रहते हैं। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें।
जैसे शिकायतकर्ता की गवाही ली गई थी, वैसे ही सेक्शन 254 सीआरपीसी में आरोपी की गवाही भी ली जाती है। प्रक्रिया वही रहती है जैसी शिकायतकर्ता के एविडेंस के समय रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट इन दोनों पार्टी से अलग किसी अन्य एविडेंस को बुला के और उसे एग्जामिन करना चाहें। जैसे सवाल आ गया कि पुलिस के किसी सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था, उसका क्या कंटेंट था। वह सेक्शन 255 सीआरपीसी में स्वयं ऐसे एविडेंस को लेने के लिए ऑर्डर जारी कर सकते हैं। यह जो स्वतंत्र गवाह होगा, दोनों पक्षों से परे भी हो सकता है। जैसे पुलिस को बुलाया जा सकता है, डाक विभाग को बुलाया जा सकता है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर आदि को बुलाया जा सकता है, और इस तरह से समन्स केसेस में दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो जाती है। समन्स केसेस में क्योंकि छोटा ऑफेंस होने के कारण आरोपी के कथन की वैसी व्यवस्था नहीं होती जैसी सेक्शन 313 सीआरपीसी में दी गई थी। यानी कि समन्स केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता कि कंप्लेनेंट की गवाही पूरी होने पर आरोपी को समझाया जाए कि उसके खिलाफ क्या गवाही आई है। यहाँ तो दोनों पक्षों की गवाही रिकॉर्ड पर ले ली जाती है, क्योंकि रिकॉर्ड पर मटेरियल बहुत ही कम होता है। अतः समन्स केसेस में वैसे बड़े और विस्तृत फाइनल आर्गुमेंट्स की भी उतनी कठोर आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ गवाही पूरी होते ही समन्स केसेस में तत्काल मजिस्ट्रेट साहब द्वारा यह देखा जाता है कि आरोपी निर्दोष है या दोषी है। निर्दोष है तो आरोपी को बरी कर दिया जाएगा, लेकिन यदि दोषी है तो तीन परिस्थितियां यहाँ पर कोर्ट के सामने आ सकती हैं। पहली होती है कि वह आरोपी ऐसे अपराध का दोषी है जिसमें सजा देने में यह मजिस्ट्रेट कानूनी रूप से सक्षम है। दूसरी स्थिति होगी कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसकी सजा देने के लिए मजिस्ट्रेट कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। और तीसरी स्थिति होती है कि आरोपी दोषी है लेकिन मजिस्ट्रेट उसको प्रोबेशन का लाभ देना मुनासिब समझ रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति होगी, मजिस्ट्रेट को उसी के अनुसार काम करना होगा। यदि आरोपी दोषी है और मजिस्ट्रेट सजा देने में सक्षम है तो उसको सजा सुना दी जाएगी। यह सजा सुनाने के लिए मजिस्ट्रेट को सेक्शन 235(2) सीआरपीसी की तरह अलग से आर्ग्यूमेंट्स ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनने के लिए कानूनन बाध्य नहीं होना होगा। दूसरी स्थिति वह होती है जब मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को दोषी पाए लेकिन उतनी सजा देने में सक्षम ना हो जितनी उस अपराध के लिए चाहिए, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 325 सीआरपीसी का सहारा लेकर आरोपी को उचित कोर्ट में भेज देगा। लेकिन यह समस्या समन्स केसेस में कम देखी जाती है और वारंट केसेस में अधिक देखने में आती है। समन्स केसेस तो प्राय होते ही 2 साल से कम सजा वाले हैं और मजिस्ट्रेट की शक्ति 3 साल तक सजा देने की होती है। अतः यह वाली स्थिति यहाँ कम ही देखने में आती है। वारंट ट्रायल केसेस में ऐसी स्थितियां प्राय आमतौर से पैदा हो जाती हैं। तीसरी स्थिति वह होती है जब मजिस्ट्रेट दोषी व्यक्ति की आयु, उसका पहला केस की नेचर वगैरह का ध्यान रखते हुए दोषी व्यक्ति को प्रोबेशन का लाभ देते हुए बरी करना चाहते हैं। उस स्थिति में मजिस्ट्रेट तत्काल उस दोषी व्यक्ति को सजा नहीं सुनाते हैं और वैसे भी सेक्शन 389 सीआरपीसी के आधार पर 3 साल तक सजा पाए दोषी को तत्काल जेल नहीं भेजा जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट की अधिकतम कानूनी शक्ति भी 3 साल तक की सजा देने की होती है। अतः मजिस्ट्रेट से सजा पाया कोई भी व्यक्ति कभी तत्काल जेल नहीं भेजा जा सकता है। समन्स केसेस में एक अन्य परिस्थिति यह होती है कि जब कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर ना हो, ऐसे में मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार होता है कि केस को डिसमिस करे या अगली तारीख के लिए मुलतवी कर दे। यह कंप्लेनेंट का अधिकार होता है कि वह जब चाहे मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट को वापस लेने के लिए गुजारिश कर सके। यदि कई आरोपी उस केस में हैं, तो वह कुछ के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेना चाहे तो शिकायतकर्ता ऐसा भी कर सकता है। सेक्शन 257 सीआरपीसी के अंतर्गत यह कंप्लेनेंट का अधिकार होता है कि वह जब चाहे जितने आरोपियों के खिलाफ चाहे उनके खिलाफ अपनी कंप्लेंट को वापस ले सकता है। सेक्शन 259 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि जब भी उनको मुनासिब लगे कि यह केस में कुछ विशेषता है और इसको एक वारंट केस के रूप में सुना जाना चाहिए, तो वह ऐसा ऑर्डर पारित कर सकते हैं। और जब यह ऐसा ऑर्डर पारित हो जाएगा तो इसके बाद उस केस को दोबारा सुना जाएगा। जो गवाह पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका होगा उसको भी दोबारा बुलाकर उसकी गवाही फिर से करवाएंगे।
कारण क्या है कि सेक्शन 259 सीआरपीसी के तहत किया गया कोई भी ऑर्डर उस केस के मूल स्वरूप को बदल देता है। इसलिए केस को शुरू से ही शुरू करना होता है और उसकी पूरी कार्रवाई जितनी उस ऑर्डर से पहले हो चुकी है उसको दोबारा से पूरा किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो पूरा क्रिमिनल लॉ ही उन केसेस के लिए बना है जो पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं। आम आदमी के क्रिमिनल केस चलाने के लिए आवश्यक सुविधाएं ही नहीं दी गई हैं। आप एक रिकॉर्डेड आवाज की वीडियो को कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई सरकारी संस्थान नहीं है जो उस वीडियो में किसकी आवाज है इसे आपके लिए सर्टिफाई करके दे सके और आप उसे कोर्ट में दिखा सकें। फोरेंसिक लैब नहीं है जहां जनता अपने नमूनों की जांच करवा सके। कोई चाकू केस हो गया और कंप्लेनेंट के ऊपर वार हो गया और उसके कपड़ों पर लगे खून को वह खुद साबित नहीं कर सकता कोर्ट में। कोई उसका डीएनए प्रोफाइल तैयार नहीं करवा सकता। मार्केट में लैब्स नहीं है जो सरकारी लैब्स हो। तो ये जो सीआरपीसी है यह केवल पुलिस केसेस के लिए तो अच्छा है, बाकी कंप्लेंट केस में तो यह शिकायतकर्ता का ही उल्टा ट्रायल शुरू कर देता है। नया जो कानून सरकार तैयार करवा रही है उसमें किसी नए व आधारभूत दृष्टिकोण का अभाव झलकता है। पुराने कानूनों और उनकी उन्हीं पुरानी कमियों को नई नंबर श्रृंखला के साथ परोसा जा रहा है। इन्हीं कारणों से लोगों में अपना केस दर्ज करवाने की ललक बढ़ती जा रही है और पुलिस में केस दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। बहुत संवेदनहीन जज बैठा दिए गए हैं जो सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के ऑर्डर को पारित करने में जनता की अपेक्षा अपनी सुविधाओं का ध्यान अधिक रखते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।